नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपकी सोच, आदतों और शायद जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हाँ, ये हमारे दिमाग का वो हिडन पार्ट है जो असल में पूरा शो चला रहा है। सही कहा। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय तो हम एक ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। बिल्कुल। और उस ऑटो पायलट को हमारा अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। हाँ, और जो आंकड़े हैं वे तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि हमारे दिन भर के लगभग 90% काम, 90%? हाँ, हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, ये सब हमारे अवचेतन मन से ही चलते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा चेतन मन, जिससे हम लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं, वो तो बस एक आइसबर्ग का वो छोटा सा हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। बिल्कुल। असली ताकत तो सारी पानी के नीचे छिपी है। एकदम सही। और वो जो पानी के नीचे का विशाल हिस्सा है ना, उसमें हमारी सालों की प्रोग्रामिंग, हमारे बचपन के अनुभव, हमारी मान्यताएं, हमारे डर, सब सब कुछ जमा है। और वही हिस्सा तय करता है कि हमारी जिंदगी का जहाज किस दिशा में जाएगा। भले ही ऊपर बैठा कप्तान कहीं और जाने की कोशिश कर रहा हो। तो आज का बड़ा सवाल यही है, अगर असली कंट्रोल रूम नीचे है, तो क्या हम उस कंट्रोल रूम में जाकर रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं? क्या हम ऑटो पायलट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं? हाँ, आज हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही है, उन 5 प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक तरीकों को समझना जिनसे हम अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई जादू टोना नहीं है। ये सब न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। हम दिमाग के ही बनाए नियमों का इस्तेमाल करके दिमाग को ही एक नई दिशा देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। पहला तरीका जो बताया गया है वो बहुत सीधा साधा लगता है। रेपिटेशन यानी दोहराओ। हाँ, आइडिया ये है कि किसी भी नए विचार या विश्वास को बार बार दोहराने से दिमाग में उसके लिए एक नया रास्ता बन जाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है। जब भी आप कोई नया विचार सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन एक बार करने से वो कनेक्शन बहुत कमजोर होता होगा। जैसे जंगल में पहली बार घास पर पैर रखना। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। पहली बार में मुश्किल होती है, झाड़ियां हटानी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन जब आप 100 बार उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो वहां एक साफ पक्का रास्ता बन जाता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, पैर अपने आप उसी रास्ते पर चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और विज्ञान बताता है कि वो पक्का रास्ता असल में क्या है। जब न्यूरॉन्स बार बार एक साथ फायर होते हैं, तो दिमाग उस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए उसके ऊपर एक फैटी लेयर चढ़ा देता है। अच्छा। हाँ, उसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये बिजली के तार पर लगी प्लास्टिक की कोटिंग जैसी है। ये सिग्नल को लीक होने से रोकती है और उसे 100 गुना तेजी से दौड़ाती है। वाह, तो इसके साथ आपका विचार एक सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन बन जाता है। और आपकी आदत पक्की हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। मैंने कई बार अफर्मेशंस दोहराने की कोशिश की हैं, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, पर कई बार वो बहुत रोबोटिक लगता है। दिमाग का एक हिस्सा जैसे कहता है किसे बेवकूफ बना रहे हो। तो क्या सिर्फ शब्दों को दोहराने से काम बन जाता है, अगर आप अंदर से उसे महसूस ही ना कर रहे हो? बहुत जरूरी सवाल है। और इसका सीधा जवाब है नहीं। सिर्फ मैकेनिकली दोहराने से असर बहुत कम होता है। तो फिर? देखिए, इमोशन या भावना उस गोंद की तरह है जो इस नए न्यूरल कनेक्शन को चिपकाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तर्कों की भाषा कम और भावनाओं की भाषा ज्यादा समझता है। अच्छा। जब आप सिर्फ कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो वो एक खोखला शब्द हो सकता है। लेकिन जब आप उस कॉन्फिडेंस की भावना को, उस एहसास को अपने शरीर में महसूस करते हैं, तो आप उस न्यूरल कनेक्शन को हजारों गुना ज्यादा मजबूत कर रहे होते हैं। भावना के बिना दोहराओ बिना सीमेंट के ईंटें जोड़ने जैसा है। बिल्कुल। अच्छा, तो भावना ही असली गेम चेंजर है। अगर ऐसा है तो सिर्फ शब्दों का दोहराना काफी नहीं होगा, हमें उस एहसास को पूरी तरह से जीना होगा। और शायद यही पर हमारा दूसरा तरीका, विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, काम आता है। हाँ, बताइए इसके बारे में। विजुअलाइजेशन दोहराव को एक अगले लेवल पर ले जाता है। और कमाल की बात यह है कि हमारा दिमाग असलियत और बहुत बहुत ही स्पष्ट रूप से की गई कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। सच में? हाँ, जब आप अपनी आंखें बंद करके पूरी डिटेल और इमोशन के साथ किसी चीज की कल्पना करते हैं,
तो आपका दिमाग उन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स को एक्टिवेट करता है जो असल में उस काम को करते समय एक्टिवेट होते हैं। मैंने भी सुना है कि दुनिया के टॉप एथलीट्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो मैच खेलने से पहले अपने मन में हजारों बार उस मैच को उसे जीत चुके होते हैं। पर इसका कोई वैज्ञानिक सबूत है? हाँ, बिल्कुल है। एफएमआरआई स्कैन्स में ये साफ देखा गया है। जब कोई पियानो प्लेयर असल में पियानो बजाता है तो उसके दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट होता है। ठीक है। लेकिन जब उसी प्लेयर को सिर्फ एक कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि वो पियानो बजा रहा है, तो भी दिमाग का लगभग वही हिस्सा उन्हीं न्यूरॉन्स को फायर करता है। अच्छा। इसे ही मेंटल रिहर्सल कहते हैं। आप असल में अपनी मांसपेशियों को ट्रेनिंग दिए बिना अपने दिमाग के न्यूरल सर्किट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सफलता के लिए दिमाग को पहले से तैयार करना हुआ। एग्जैक्टली। जब आप बार बार अपने मन में सफलता का अनुभव करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे एक जानी पहचानी, एक सामान्य घटना मानने लगता है। तो जब आप असल में उस सिचुएशन में पहुंचते हैं तो डर और घबराहट की जगह एक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि आपके दिमाग को लगता है अरे ये तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो इसे सही तरीके से करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ अपनी मंजिल की एक तस्वीर सोच लेना काफी है? नहीं, उसे जितना हो सके उतना रियल बनाना होगा। अपनी सारी इंद्रियों को शामिल करें। उस सीन में आप क्या देख रहे हैं, क्या आवाजें सुन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हाँ, आपको कैसी गंध आ रही है, और सबसे जरूरी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उस जीत के पल में जो खुशी, जो गर्व होगा, उसे अपनी पूरी बॉडी में महसूस करें। तो जितना ज्यादा डिटेल्ड और इमोशनल होगा, दिमाग के लिए वो उतना ही असली होगा और अवचेतन पर उसका असर उतना ही गहरा होगा। ठीक है। तो हम दोहराव से नया रास्ता बना रहे हैं और विजुअलाइजेशन से उस रास्ते पर चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन कई बार मेरा दिमाग बहुत शोर करता है। एक अंदर की आवाज है, एक क्रिटिक, जो हमेशा नई चीजों पर सवाल उठाता है। ये काम नहीं करेगा, तुम इसके लायक नहीं हो। इस अंदर के शोर को कैसे शांत करें? और यहीं पर हमारा तीसरा तरीका आता है, ध्यान और माइंडफुलनेस। हम सब ने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन ये अवचेतन मन के लिए कैसे काम करता है? देखिए, ध्यान का मकसद सिर्फ दिमाग को शांत करना नहीं है। इसका असली काम है दिमाग की अवस्था, यानी उसकी ब्रेन वेव स्टेट को बदलना। ब्रेन वेव स्टेट? हाँ, जब हम जागे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग हाई फ्रीक्वेंसी बीटा वेव्स में होता है। इस अवस्था में हमारा क्रिटिकल फैक्टर या कह लीजिए चेतन मन का गेटकीपर बहुत एक्टिव होता है। गेटकीपर? हाँ, वो हर नई जानकारी का विश्लेषण करता है, उस पर सवाल उठाता है और अक्सर उसे रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, तो ये गेटकीपर ही है जो नए सकारात्मक विचारों को अंदर नहीं आने देता। बिल्कुल। ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी ब्रेन वेव्स बीटा से धीमी होकर अल्फा और फिर और गहरी अवस्था में थीटा में चली जाती हैं। और ये अल्फा और थीटा क्या है? ये गहरी रिलैक्सेशन की अवस्थाएं हैं, जहां हमारा दिमाग बहुत ज्यादा सुझाव ग्रहण करने की स्थिति में होता है। मतलब ध्यान के दौरान आप उस चौकन्ने गेटकीपर को कहते हैं, तुम जाकर जरा एक कॉफी ब्रेक ले लो। और जैसे ही वो गेटकीपर हटता है, अवचेतन मन का दरवाजा खुल जाता है। अब आप जो भी सकारात्मक सुझाव अंदर भेजेंगे, वो बिना किसी रोक टोक के सीधा अंदर चला जाएगा। अच्छा, तो ये दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उसे एक ऐसी रिसेप्टिव स्टेट में लाने के बारे में है जहां वो नई प्रोग्रामिंग को आसानी से स्वीकार कर ले। निश्चित रूप से। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के तुरंत बाद अफर्मेशंस दोहराना बहुत असरदार होता है। वो समय आपके दिमाग की सबसे उपजाऊ अवस्था होती है। गेटकीपर को शांत करना एक बात है, लेकिन उन पुराने नकारात्मक पैटर्न्स का क्या, जो सालों से अंदर जमे हुए हैं? कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या-क्या गलत धारणाएं बैठी हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसका जवाब हमारे चौथे तरीके में है, जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखना? हाँ, जब तक विचार हमारे मन में तैरते रहते हैं, वे बहुत उलझे हुए और अस्पष्ट होते हैं। लिखने का काम आपको उन अमूर्त विचारों को कागज पर एक ठोस रूप देने के लिए मजबूर करता है। इससे क्या होता है? इससे आप अपने ही विचारों के एक बाहरी ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जब आप अपने डर, अपनी चिंताओं को लिखते हैं, तो आप उन्हें अपने से अलग करके देख पाते हैं। जैसे हो सकता है आपके मन में ख्याल आता हो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आप शायद इस पर गौर भी ना करें, लेकिन जब आप अपनी डायरी में उसी लाइन को हफ्ते में 5 बार लिखा हुआ देखते हैं, तो अचानक आपको वो पैटर्न साफ साफ दिखने लगता है। अरे, ये तो एक कहानी है जो मैं खुद को बार बार सुना रहा हूँ। एग्जैक्टली।
और एक बार जब आपने उस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लिया तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। आप कागज पर ही उससे सवाल कर सकते हैं, क्या ये सच में 100% सच है? अच्छा। जर्नलिंग सिर्फ दिल की भड़ास निकालना नहीं है, ये अपने अवचेतन मन के साथ एक एक्टिव बातचीत करने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये सारे तरीके तब काम करते हैं जब हम जागे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा तो सोने में बिताते हैं। क्या उस समय का भी कोई इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारा 5वां और आखिरी तरीका थोड़ा रहस्यमयी लगता है, स्लीप प्रोग्रामिंग। ये सुनने में भले ही रहस्यमयी लगे, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। सोने से ठीक पहले का जो समय होता है और सुबह उठने के तुरंत बाद का जो समय होता है, जब हम आधी नींद और आधी जागने की अवस्था में होते हैं। हाँ, उसे हाइप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं। ये वही थीटा ब्रेन वेव वाली अवस्था है जिसकी हमने ध्यान के संदर्भ में बात की थी। मतलब उस समय भी हमारा गेटकीपर सो रहा होता है। लगभग सो चुका होता है, वो बहुत थका हुआ और सुस्त होता है। उस समय हमारा चेतन मन का फिल्टर लगभग बंद होता है और अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। तो वो समय अवचेतन प्रोग्रामिंग के लिए एक गोल्डन अवसर है। बिल्कुल। उस वक्त आप जो भी जानकारी अपने दिमाग में डालते हैं वो बिना किसी सवाल के सीधी अंदर चली जाती है। ये उपजाऊ जमीन में बीज बोने जैसा है जो रात भर में जड़ें पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोने से ठीक पहले हम क्या देखते, सुनते या सोचते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत ज्यादा। देर रात तक तनाव वाली खबरें देखना या सोशल मीडिया पर बहस देखना शायद सबसे बुरी चीजों में से एक है जो हम अपने दिमाग के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप उस कीमती समय में अपने दिमाग को चिंता, डर और नेगेटिविटी से भरते हैं तो आपका अवचेतन मन रात भर उन्हीं चीजों पर काम करेगा और उन्हें मजबूत करेगा। और इसके उलट अगर आप उस समय में कोई प्रेरणादायक ऑडियो सुनते हैं, अपनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं या बस अपने लक्ष्यों के बारे में अच्छी भावना के साथ सोचते हैं, तो आप अपने अवचेतन को रात भर के लिए एक पॉजिटिव काम सौंप रहे हैं। मतलब आप सो रहे होंगे पर आपका अवचेतन आपके लिए काम कर रहा होगा। सही पकड़ा। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने 5 तरीकों पर बात की, दोहराव, मानसिक चित्रण, ध्यान, जर्नलिंग और स्लीप प्रोग्रामिंग। अगर मैं इन सबको जोड़कर देखूं तो ये एक पूरा सिस्टम लगता है। हाँ, ये सभी एक ही मकसद के अलग अलग रास्ते हैं। चेतन मन के तार्किक फिल्टर को बाईपास करके सीधे अवचेतन से बात करना। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, दोहराव से आप एक नया मानसिक रास्ता बनाते हैं। ठीक है। मानसिक चित्रण से आप उस रास्ते पर चलने की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। बिल्कुल। और जर्नलिंग से आप पुराने गलत रास्तों को पहचान कर उन्हें बंद करते हैं। और स्लीप प्रोग्रामिंग से आप सोते समय भी उस नए रास्ते की मरम्मत का काम करते हैं। और शायद इन समय सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अपने मन के बगीचे की देखभाल करने जैसा है। आप एक दिन में जंगल को साफ करके खूबसूरत बगीचा नहीं बना सकते। सही बात है। आपको रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी, सकारात्मक विचारों के बीज बोने होंगे, उन्हें इमोशन का पानी देना होगा और नकारात्मक सोच के खरपतवार को लगातार हटाते रहना होगा। लेकिन अगर आप लगे रहें तो धीरे धीरे आपका अवचेतन का बगीचा वैसा ही फल देने लगेगा जैसा आप चाहते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हमारे लगभग 90% काम अवचेतन द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। और यहीं पर मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अगर आज कोई सिर्फ एक छोटी सी अवचेतन आदत को पहचाने और उसे एक सकारात्मक आदत से बदलने का फैसला करे, तो उस एक बदलाव का जीवन के बाकी हिस्सों पर सबसे बड़ा डोमिनो इफेक्ट क्या हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है। शायद सुबह उठते ही फोन देखने की आदत को सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांस लेने की आदत से बदलना। उस एक छोटे से बदलाव की लहरें कहां तक जा सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जीवन का रहस्य बाय दीपक को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।